NCERT क्लास 9th मैथ एक्सरसाइज 5.1 इसका क्वेश्चन नंबर 4। इफ ए पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC equal to BC, then prove that AC equal to half AB. Explain by drawing the figure. इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लाइन AB, दो पॉइंट AB के बीच में एक लाइन है, ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B है। AB पॉइंट पे एक पॉइंट C लाई कर रहा है, इस AB लाइन पे एक पॉइंट C लाई कर रहा है। आपको दिया हुआ है AC इक्वल टू BC, यानी पॉइंट इस तरह से लाई कर रहा है कि ये जो डिस्टेंस है AC और BC ये दोनों इक्वल हैं। तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं। AC इक्वल टू BC ये गिवन है। आपको प्रूव करना है AC इक्वल टू हाफ AB। चलिए, अगर हम AB लाइन को देखें तो AB AC और BC दोनों से मिलकर के बनी है। पूरी AB लाइन AC और BC से मिलकर बनी है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू BC प्लस AC, या आप पहले AC को रखिए। AB इक्वल टू AC प्लस BC, अब AC और BC ये दोनों इक्वल हैं, आप गिवन है ये आपको। तो फर्दर हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC प्लस BC AC के इक्वल है, तो BC की जगह पे हम AC लिख देंगे। रीज़न हम जरूर लिखेंगे BC इक्वल टू AC। ये आपकी किताब में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि BC AC के बराबर है। आगे AB इक्वल टू AC प्लस AC 2AC हो जाएगा, या AC इक्वल टू 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, ये डिवीज़न में चला जाएगा AB के नीचे, यानी AB अपॉन 2, या हम इसी चीज़ को लिख सकते हैं AC इक्वल टू हाफ AB। यही हमको प्रूव करना था, AC इक्वल टू हाफ AB। ये आपका आ गया हाफ AB इक्वल टू AC। आप इसको जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे लिख लीजिए, और करके AC इक्वल टू हाफ AB प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, इसका बिल्कुल इसी पे बेस है। क्वेश्चन 5 आपसे कहता है, इन क्वेश्चन 4 पॉइंट C is called a midpoint of the segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. इस क्वेश्चन में AB लाइन पे पॉइंट C लाई कर रहा है। C जो है मिड पॉइंट है AB का। आपको प्रूव करना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट का एक ही और केवल ओनली वन एंड वन मिड पॉइंट होता है। तो इसी चीज़ को हम यूज़ करेंगे। AB हमारा ये लाइन सेगमेंट हो गया, और इस पे पॉइंट C ये लाई कर रहा है। C मिड पॉइंट है AB का।
आपको बताना है कि किसी भी लाइन सेगमेंट के केवल एक ही मिड पॉइंट हो सकते हैं, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते। चलिए हम सपोज कर लेते हैं कि एक मिड पॉइंट और है, इस पे डी है, हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट्स से देयर आर टू मिड पॉइंट्स, C एंड D। एज्यूम कर लिया हमने कि लेट्स से देयर आर टू मिड पॉइंट्स C एंड D, दो मिड पॉइंट हैं AB के। तो AC इक्वल टू, अगर दो मिड पॉइंट हैं तो AC इक्वल टू इस पूरी लाइन का हाफ होगा। AC अगर C मिड पॉइंट है तो वो AB का, अभी आपने इधर आपने प्रूव किया क्वेश्चन नंबर 4 में कि AC इक्वल टू हाफ AB। तो C अगर मिड पॉइंट है तो AC इक्वल टू हाफ AB। अब कह रहा है कि D भी मिड पॉइंट है, यानी AD इक्वल टू हाफ AB। हमने एज्यूम किया कि दो मिड पॉइंट हैं C और D, तो AC इक्वल टू हाफ AB एंड AD इक्वल टू हाफ AB। देन AC इक्वल टू AD। एक्सियम 1 आपका कहता है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर दो चीज़ें एक ही चीज़ के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर होती हैं। एक्सियम 1 आपने पढ़ा है, इसी एक्सियम का हम यूज़ करेंगे AC इक्वल टू AD। इस चीज़ को आप लिख दीजिए यहाँ पे। ज्योमेट्री में आप जितना रीज़न देते चलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, नंबर अच्छे मिलेंगे। थिंग्स विच आर equal to same things are equal to each other। Things which are equal to same things are equal to each other। Axiom 1, एक्सियम 1 कहती है कि अगर दो चीज़ें किसी सेम चीज़ के इक्वल हैं तो वो आपस में बराबर होंगी। तो AC भी हाफ AB के बराबर, AD भी हाफ AB के बराबर, इसलिए AC और AD दोनों आपस में बराबर। दैट मीन्स C कोइंसाइड विद D। इसका मतलब ये हुआ कि C जो है D के साथ कोइंसाइड कर रही है। दैट मीन्स C कोइंसाइड विथ ये कब हो सकता है? AC और AD इक्वल हों। AC और AD कब इक्वल हो सकते हैं? जब C यानी D पॉइंट जो है वो C पर ही कोइंसाइड करे, तभी AC और AD दोनों इक्वल होंगे। तो इसी चीज़ को हम लिखेंगे, दैट मीन्स C कोइंसाइड विथ D, hence C and D are the same point। Therefore every line segment has only one midpoint। तो इस तरह से आपने प्रूव कर दिया कि कोई भी लाइन सेगमेंट का केवल एक ही मिड पॉइंट होता है।
अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 आपका है, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें आपसे कह रहा है कि इफ़ ए सी इक्वल टू बी डी देन प्रूव दैट ए बी इक्वल टू सी डी। तो आपको गिवन है ए सी इक्वल टू, सॉल्यूशन में आते हैं पहले, ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी जो है वो बी डी के इक्वल है। ये आपको गिवन है। टू प्रूव आपको करना है ए बी इक्वल टू सी डी। ए बी इक्वल टू सी डी आपको प्रूव करना है। चलिए, जो हमको गिवन है उसी से, ए सी इक्वल टू बी डी हमको दिया हुआ है। ए सी को आप देखिए तो ए सी ए बी प्लस बी सी से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से बी डी को आप देखिए तो बी डी भी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बी सी प्लस सी डी से मिलकर बना हुआ है। इसी चीज़ को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे। ए सी बना हुआ है ए बी प्लस बी सी से, यानी इस ए सी की जगह पे हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी की जगह पे हम बी डी की जगह पे हम लिखेंगे बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब दोनों साइड में आप देखिए बी सी है, तो अगर आप बी सी को कैंसिल कर देते हैं तो ए बी इक्वल टू सी डी, जो चीज़ आपको प्रूव करनी है वो मिल जाएगी। लेकिन थोड़ा इसको हम प्रॉपर तरीके से करते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड। दोनों साइड से हम बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट बी सी फ्रॉम बोथ साइड्स। तो ए बी प्लस बी सी, लेफ्ट साइड में भी हम बी सी सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इक्वल टू बी सी प्लस सी डी माइनस बी सी। यहाँ भी हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। तो बी सी और ये बी सी, पॉजिटिव बी सी निगेटिव बी सी, ये कैंसिल हो गया, प्लस बी सी नेगेटिव बी सी, ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आपका रिजल्ट आया ए बी इक्वल टू, राइट साइड में बचा सी डी। इसका रीज़न आप लिखेंगे एज पर यूक्लिड एक्सियम, as per Euclid axiom, if equals are subtracted from equals, then the remainders are also equal. Then the remainders are also equal. एक्सियम आपका कहता है कि अगर इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट की जाती है इक्वल चीज़ से, तो जो रिमाइंडर होगा वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमने दोनों तरफ बी सी को, पहले हमने दिखाया कि ए बी प्लस बी सी इक्वल टू बी सी प्लस सी डी, ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल हैं।
हमने इक्वल चीज़ सब्ट्रैक्ट की दोनों तरफ से, यानी BC को सब्ट्रैक्ट किया इधर से भी, BC हमने सब्ट्रैक्ट किया इधर से भी। एक्सियम कहता है कि एज पर यूक्लिड एक्सियम इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स देन द रिमाइंडर्स आर आल्सो इक्वल। अगर इक्वल चीज़ को दोनों तरफ से हम सब्ट्रैक्ट करें तो जो रिमाइंडर होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो रिमाइंडर इधर क्या बचा, इधर हमने BC सब्ट्रैक्ट किया तो AB बचा, इधर हमने BC सब्ट्रैक्ट किया तो CD बचा। ये दोनों रिमाइंडर हैं, ये दोनों रिमाइंडर आपस में इक्वल होंगे। हेंस प्रूव्ड। आपको AB इक्वल टू CD प्रूव करना था, आपने AB इक्वल टू CD यूक्लिड एक्सियम का यूज करके आपने प्रूव कर दिया। इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 आपसे कहता है why is axiom 5 in the list of Euclid's axioms considered universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. कह रहा है कि जो एक्सियम 5th है वो यूनिवर्सल ट्रुथ क्यों इसको कंसिडर किया जाता है। आप इस चीज़ को 5th पॉस्टुलेट मत समझ लीजिए, 5th पॉस्टुलेट अलग है, 5th एक्सियम अलग है। तो एक्सियम 5th देखते हैं क्या है। एक्सियम 5th आपका कहता है कि होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन, एक्सियम 5th है ये, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। जो होल होता है वो हमेशा पार्ट से बड़ा होता है। तो ये बहुत ही आसान है इसको समझाना। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। अब इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। एक मान लीजिए हमारे पास लोहे की रॉड है जिसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर है। इसके हमने 3 पार्ट कर दिए। सपोज ये 3 सेंटीमीटर हो गया एक पार्ट, ये 4 सेंटीमीटर एक पार्ट हो गया और तीसरा पार्ट 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये जो पूरी छड़ थी, यानी पूरी जो रॉड थी 10 सेंटीमीटर की, वो इनके पार्ट से हमेशा बड़ी होगी। होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स पार्ट। तो ये तो बहुत ही आसान है समझना कि 10 सेंटीमीटर की जो होल लेंथ थी रॉड की, वो हमेशा 3 सेंटीमीटर, यानी इंडिविजुअल जो पार्ट हैं इसके 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, जो इनको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इससे ये हमेशा बड़ी होगी। तो ये चीज़ आपको इसमें बताना था। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 7 यहाँ कंप्लीट हो गया और आपकी एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अगले वीडियो में हम लोग 5.2 के क्वेश्चन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आपको कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।